नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कोशिका, ये सेल। ये जो टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है ये, और आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। मैं आपको हर एक ऑप्शन को यहाँ पे स्टडी करवाऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इनमें से कौन सा सही रहेगा? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। तो डीएनए किससे बने होते हैं? डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोइड के बने होते हैं। तो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन एवं पायरीमिडीन होते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है, जिसमें प्यूरिन एवं पायरीडीन होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन प्यूरिन में एडेनिन एवं गुआनिन तथा पायरीमिडीन में साइटोसाइंस और थाइमिन होते हैं। अमीनो एसिड, जैसे इसमें अमीनो एसिड के बारे में दिया गया है ऑप्शन ए में, तो अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर 300 या उससे अधिक अमीनो एसिड प्रोटीन के एक अणु में होते हैं। प्रोटीन के एक अणु में कितने अमीनो एसिड होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे 300। तो दोस्तों, ये जो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन और 4 आंसर बनते हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। देखो, प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। ज़्यादातर जिम वाले लोग इसको यूज़ करते हैं, प्रोटीन को अपनी बॉडी को बनाने के लिए। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। ये जो प्रोटीन होती है ये एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है, इसलिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स, जो हमारी ऑप्शन थी पेप्टाइड्स वाली और पेप्टोन्स वाली, उसको भी देख लीजिए। इसमें क्या बताया? अमाशय से जठर, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रस निकलता है। ठीक है, हमारे स्टमक से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को, ये जो ट्रिप्सिन होती है प्रोटीन को पेप्टोन्स में एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो आपको इनमें से बताना है जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिसको प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो किसके ऊपर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होगा, या केंद्रक या केंद्रिका, या राइबोसोम्स के ऊपर? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा राइबोसोम। तो राइबोसोम के ऊपर ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो हम इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोशिका सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, और इसको रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इसे अवलोकित कर कोशिका का नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने ही सेल को कोशिका का नाम दिया था। ठीक है, सेल जिसको कोशिका ही बोलते हैं, तो उसको किसने दिया था नाम? रॉबर्ट हुक ने। ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान से याद रखिए और समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम आया हुआ है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं दोस्तों। इसमें कोश के श्वसन की क्रिया होती है। इसमें यानी कि इंग्लिश में बोले तो रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन में हेल्प करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। यह एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। ठीक है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देगा और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको इंग्लिश में भी इसका थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा और हिंदी में भी बताता रहूँगा, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। केंद्रक, जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस की खोज, देखो ये भी कई बार एग्जाम में आता है, इसको भी नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। पूछा जा सकता है ब्रेन ऑफ द सेल, जो न्यूक्लियस का ब्रेन है वो कहाँ है, इसका दूसरा नाम क्या है केंद्रक का? तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा, तो आप बताएंगे ब्रेन ऑफ द सेल।
ठीक है। यह कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, यह कोशिकाओं में होने वाली जो भी कोशिकाओं सेल के द्वारा जो भी एक्टिविटी होंगी उनको कंट्रोल में रखता है, अंडर कंट्रोल में रखता है अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता। ये बोला निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखिए इसमें, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इनमें एक ही कोशिका होती है। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है तथा इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है, सेल के केंद्रीय भाग में होता है डीएनए, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है उससे म्यूटालिज्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे दो जीव जिन आपस में जिनको परस्पर लाभ होता है एक दूसरे से संबंध बना के, उसको म्यूटालिज्म कहते हैं, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं सहोपकारिता। कवक एवं शैवाल जो फंगई होती है और एल्गी होती है मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकन का निर्माण करते हैं। देखो आपस में सहयोग कर रहे हैं और लाइकन का निर्माण कर रहे हैं। लाइकन लिटमस पेपर बनाने के काम आता है, हमेशा याद रखना बेटो। ये जो लाइकन है लिटमस पेपर बनाने के काम आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोसा है, इनमें से सबसे लंबी कोसा है तंत्रिका कोसा। ठीक है, यह कोशिका सबसे लंबी कोशिका सेल तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, एग होता है, वो सबसे बड़ा होता है और उसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है। राइबोसोम किससे बने होते हैं, किसके बने होते हैं राइबोसोम, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ लिया है। देखो राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है। ठीक है, राइबोसोम। और सबसे बड़ी कोशिका आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा हुआ। ठीक है, कोशिका सेल, ये जो शब्द है कोशिका जो वर्ड है किसने दिया था, इनमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज रॉबर्ट हुक ने दिया था सेल शब्द को। ये दिया था 1676 ईस्वी में। ए बी ल्यूवन हुक जीवाणु बैक्टीरिया का खोज किया। ठीक है, इसने क्या किया, जीवाणु बैक्टीरिया का खोज किया था ए बी ल्यूवन हुक ने, यानी कि जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया का खोज किसने किया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बताएंगे ए बी ल्यूवन हुक। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की, हमने पहले पढ़ लिया। वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में माइटोसिस डिवीजन का पता लगाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये क्वेश्चन आता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया 1928 ईस्वी में। ठीक है, पूछा जा सकता है पेंसिलिन की खोज किसने की, तो आप बताएंगे 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और देखो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं जो क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपको कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें है, क्या है उसमें, क्यों उसको आत्महत्या का थैला बोला जाता है, ये अपनी हत्या ही स्वयं क्यों कर लेता है, आत्महत्या क्यों करता है, इसको क्यों आत्महत्या का थैला कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है जल अपघटक एंजाइम है इसके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इसके अंदर। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, होता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कौन है, ये भी आपने पढ़ लिया। देखो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचार्ड एल्टमन ने किया। किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, रिचार्ड एल्टमन ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी वेंडा ने रखा, जो सी वेंडा था उसने उसका नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया।
यह एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है और इसका कार्य रहता है कि ये इसका पूछा जा सकता है इसका फंक्शन क्या है। ये एटीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में और इसका जो नाम रखा सी वेंडा ने और इसकी खोज की रिचार्ड एल्टमन ने। ठीक है, गोल्जी बॉडी प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाती है गोल्जी बॉडी। इसकी खोज गोल्जी की खोज किसने की? देखो, साइंटिफिक जो नेम होता है उसमें साइंटिस्ट का नाम जुड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए कुछ और दे दिया तो आपने ये लास्ट में ये जरूर याद रखना है, कैमिलियो गोल्जी ने। ऐसा रखना यार, जैसे अब कैमिलियो है तो कैमल एक एनिमल होता है, आपको पता है ना। तो मतलब ये एनिमल और प्लांट सेल में पाया जाता है, तो एनिमल से आप रखेंगे कैमल, यानी कि कैमल एक जो जानवर होता है उसको रिलेट करके आप गोल्जी बॉडी याद कर सकते हैं। और ने 1898 में इसकी खोज की थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर, देखो ये आगे इन्हीं के नाम पर गोल्जी बॉडी कहा जाता है। इसके द्वारा सेल में पदार्थों का परिवहन होता है। जो सेल में दूसरे पदार्थ होते हैं इसी के द्वारा उनका सर्कुलेशन होता है सेल में। ठीक है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होती है। न्यूक्लियस के अंदर भी बेटा एक गोल आकृति होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, यह आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है आपका आरएनए एवं प्रोटीन सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के ये बनाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट है। ईस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, एक कोशिकी है, बहुकोशिकी है? तो यह रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज यूकैरियोटिक है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जो केंद्रक होता है, जो जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं, वो एक आवरण से घिरा हुआ रहता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में आपके डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सारी ऑप्शन को डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक ही कोशिका का बना होता है। इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा यूग्लिना। स्पेलिंग गलत लिखी है इधर बेटा, ई से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अमीबा की स्पेलिंग भी गलत है ना। तो याद रखना, अमीबा और यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए जिसमें एक ही सेल होता है, उसका नाम आपने बताना है एक कोशिका वाले जीव का। तो हुआ अमीबा और यूग्लिना। वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है। मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं, एनिमल होते हैं, मल्टी सेलुलर आपने पढ़ा है, और यह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जिनका बहुत ज़्यादा कोशिका से शरीर बना होता है वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, उसमें हम भी आ गए, मैंस आ गए, डॉग आ गए, मैंगो आ गए, टाइगर आ गए, एटसेट्रा। याद रखना है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एनिमल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने ये नाम बताने हैं। मल्टी यूनिसेलुलर में आपके अमीबा यूग्लिना हो गए और मल्टी में मैंस, डॉग्स, मैंगो, टाइगर एटसेट्रा हो गए। ठीक है, सभी कवक सदैव होते हैं। कैसे होते हैं सभी कवक? वो होते हैं, देखिए ऑप्शन ए में बताएगा स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स। कौन से होते हैं? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी कवक अधिकतर सैप्रोफाइट होते हैं। ठीक है, मृतजीवी होते हैं। स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाने वाले स्वयंपोषी बोलते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आती है, जैसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसके हो गए ग्रीन प्लांट। ठीक है, जो स्वपोषी होते हैं। विविध पोषी या परपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं, जिनको हेटेरोट्रॉप्स बोला गया है इंग्लिश में। और इसका एग्जाम्पल हो गया मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर इत्यादि। कवकों यानी कि फंगस जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं में संचित भोज्य पदार्थ प्राय होता है।
वो होता है कवकों में भोज्य पदार्थ प्राय ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर होता है। थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? देखो, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन, जो डीएनए में थाइमीन होती है उसके स्थान पर आरएनए में क्या होता है? तो उसके स्थान पर होता है यूरासिल। क्या होता है? यूरासिल होता है। तो इसका आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर यूरासिल होता है। डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार का होता है। जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार का होता है। और एसिटोबैक्टर जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है। अब एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, सिरका बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज में लाया जाता है? तो आप बोलेंगे एसिटोबैक्टर। ठीक है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल है? तो आप बताएंगे राइजोबियम। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? देखिए, इनमें भी चार ऑप्शन दी गई है। कौन इनमें छोटा हो सकता है? विषाणु होगा, जीवाणु होगा, ईस्ट होगा, माइकोप्लाज्मा होगा। वायरस, बैक्टीरिया, ईस्ट या माइकोप्लाज्मा, इनमें से कौन? इसका जो राइट आंसर रहेगा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आर्ची बैक्टीरिया है। ठीक है, सबसे छोटा जीव कौन हुआ? माइकोप्लाज्मा। याद रखना, माइकोप्लाज्मा पृथ्वी पर सबसे छोटा जीव है और पृथ्वी का सबसे पहला जीव आर्ची बैक्टीरिया है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आर्ची बैक्टीरिया है। ईस्ट कवक है, ठीक है, जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। ठीक है, बेकरी में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ब्रेड बनाते हैं उनमें यूज किया जाता है इसको। ईस्ट में क्या होता है? देखो, ईस्ट में एक क्वेश्चन आता है, याद रखना इस बात को। ब्रेड बनाने के लिए बेकरी में कौन सा कवक यानी कि फंगी यूज की जाती है? तो आप बोलेंगे ईस्ट। तो ईस्ट में क्या क्या होता है? विटामिन B1 होती है, विटामिन B2 होती है, विटामिन B7, ये सारी होती है इसमें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? इसके बारे में देखो, इसमें चार ऑप्शन दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है। तो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका में जल, जो सेल में क्या करती है? जल खनिज लवणों में प्रवेश और निकास को नियंत्रण करती है। जो जल का आदान प्रदान होता है, वाटर और मिनरल का और साल्ट का बाहर, अंदर और बाहर जाने का उसको कंट्रोल में रखती है, उसके निकास को कंट्रोल में रखती है, उसको नियंत्रण में रखती है। एनिमल सेल, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। जो जंतु कोशिका होती है इसका बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल का बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन मैग्निफिकेशन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है इसका मैग्निफिकेशन पावर कितना रहता है? उच्चतम। तो इसमें भी देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। 2 लाख गुना ये रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन मैग्निफिकेशन पावर जो रहेगा 2 लाख गुना रहेगा। और अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जो 1 एंगस्ट्रॉन्ग है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है बेटा? तो इसका ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग आपका हुआ 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 0.0001 माइक्रोमीटर। माइक्रोन म्यू से डिनोट किया जाता है तथा मिली माइक्रोन को मीटर माइक्रोन का अर्थ, मिली माइक्रोन का अर्थ क्रमशः 10⁻⁻6 मीटर तथा 10⁻⁻6 mm होता है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है कोशिका में? वो पाया जाता है प्रोटीन। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होते हैं और ये जो प्रोटीन होती है सेल का निर्माण करती है। कहीं भी कोई भी इंजरी हो जाए तो उसको भी यही रिपेयर करेगी प्रोटीन। हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो प्रोटीन उसको रिपेयर करती है, वो जख्म प्रोटीन ही भरती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रतिपादित किया है। सेल थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी? 1839 में दी थी। तो
तो किसने दी थी सेल थ्योरी? ये दी थी आपकी सेल्डन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। इनके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। हमारा जो क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक प्रमुख लक्षण है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? तो अगर कोशिका के राइबोसोम को, सेल के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल आपके पाए जाते हैं केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। और डीएनए जो होता है, ये इसको प्रोटीन के निर्माण के लिए आदेश देता है, ऑर्डर देता है आरएनए को ये। ठीक है। डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक है ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है। ठीक है। जल में जो विटामिन डिजोल्व हो जाती है वो कौन सी है? बी और सी। जैसे सी का एग्जांपल देख लीजिए, नींबू होता है, नींबू को अगर पानी में घोल दिया जाए तो घुल जाता है, एकदम से वो नज़र नहीं आता है। बाकी देखिए विटामिन ए डी ई के है, तो अगर इसको उल्टा करके देखा जाए तो कीड़ा बनता है KEDA। तो ऐसे इसको आप बनाइए, कीड़ा जो है बसा में घुलनशील है, यानी कि फैट में घुल जाता है कीड़ा। ठीक है। बाकी पानी में नहीं घुलेगा, फैट में घुल जाएगा। पानी में विटामिन बी और सी घुलेगी, और विटामिन KEDA किस में घुलेगी? ये घुलेगी फैट में। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कैसे होता है सेल में भोजन, मतलब फूड और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है? तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है। ये जो केंद्रक में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण, अतः इसे ब्रेन सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पहले पढ़ लिया है, तो इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। कोशिका की जो गतिविधियां हैं, जो सेल की जो एक्टिविटी हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल में लाई जाती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा न्यूक्लियस द्वारा। न्यूक्लियस इनको कंट्रोल करता है कोशिका को। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर कैसे स्पष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर है सेल वॉल के कारण। प्लांट सेल वॉल के कारण प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही होती है। ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? दैट इज ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S। ये भी एक मेन डिफरेंस है। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका में? ठीक है। जो कोशिका में जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्यों होना आवश्यक है, क्यों होता है उसके अंदर ये? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है। रेस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। जो सेल रेस्पायरेशन करता है वो किसके द्वारा करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करता है। इसीलिए इसका होना अत्यंत आवश्यक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? हमने पहले पढ़ा था, अल्टमैन ने किया।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी ऑप्शन डी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, संकुचन करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर है प्राणी कोष में। ठीक है, प्राणी कोष में ये पाया जाता है सेंट्रियोल। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें? इसमें होते हैं ऑप्शन सी, दैट इज थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषी जो फोटोसिंथेसिस में वर्णक इस्तेमाल होते हैं, हरित वर्णक जिनको क्लोरोफिल बोलते हैं आप, के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? थाइलाकॉइड होते हैं इसमें। राइबोसोम केंद्र है। राइबोसोम किसका केंद्र है? हमने पढ़ा है पहले, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम का तो एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका यानी कि एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसमें पावर हाउस का तो आपने पहले पढ़ लिया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, क्या नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में? तो वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल ऑफ द सेलुलोज नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय उत्पन्न हुए? कहाँ से गोल्जी काय उत्पन्न हुए थे? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अंतर्द्रव्यीय रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी जो है उत्पन्न हुए। ठीक है, गोल्जी बॉडी से जंतु कोशिका में लाइजोसोम का निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी से क्या बनता है जंतु कोशिका में? एनिमल सेल में क्या बनेगा? गोल्जी बॉडी से लाइजोसोम बनेगा। ठीक है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियोटाइड हैं? तो इसका राइट आंसर है वाहिनी कोशिकाएं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अंतर्द्रव्य जलिका और कोशिका कला। कोशिका भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति है ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? एल्गी, ऐसी कौन सी एल्गी है जो अंतरिक्ष के स्पेस रिसर्च में हेल्पफुल है? तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज क्लोरेला। ठीक है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा कैरोटीनॉइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? जो सेल है उसमें केंद्र की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, केंद्रक हमने पहले पढ़ा था, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट मेंडल की अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल को किसका बोला जाता है? अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, हेरिडिटी। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ये देखो, पशु में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, पौधों में यानी कि प्लांट में ही पाई जाती है। हमने पढ़ा था ना सेलुलोज भित्ति, तो ये पाई जाती है पौधों में।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? तो ये होती हैं गेहूं में, दैट इज ऑप्शन सी। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती हैं? तो स्फीति हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर है, अंतः प्रसारण के कारण। अंतः प्रसारण, कोशिका अंतः प्रसारण की क्रिया द्वारा फूलने लगती है, ठीक है, कोशिका फूलने लगती है, जिसे स्फीति कहते हैं। अतिवर्धन का अर्थ है, अतिवर्धन का अर्थ कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, ठीक है, कोशिकाओं में अचानक से जो सेल हैं वो अचानक से असामान्य रूप में वृद्धि कर जाएंगे, से कैंसर नामक बीमारी होती है, ठीक है। जब एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट होती है तो उससे कैंसर बनता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो उसका राइट आंसर देखो, सबसे छोटा जीव हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। कहाँ है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो जीव विज्ञान है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है ये? इस क्वेश्चन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का जो केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखना आपने। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो नई दिल्ली में है, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में है, जो जहाँ पे रिसर्च होते हैं वनस्पति के प्लांट के। नेशनल प्लांट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? वो है लखनऊ में। एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय औषधीय शोध संस्थान भी लखनऊ में है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको कर लीजिए। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? तो ये तो सबको पता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ए सेल, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ये क्वेश्चन आता है बेटा। तो हमारा कोशिका सेल के अध्ययन का विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। जो सेल का अध्ययन जिसमें किया जाता है उस विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है, ठीक है। तो हमने ये पहले पढ़ लिए क्वेश्चन हमने। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे नए नए टॉपिक आपके लिए लेके आता रहूं, और जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें। ये क्वेश्चन देख लेना, आपको बहुत से एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होंगे, जैसे कि सैनिक स्कूल एग्ज़ामिनेशन में और आर्मी पुलिस में। तो ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आते हैं, तो इन्हें एक बार कर लीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।